वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम फिर आगे का कंटिन्यू करते हैं जहां तक हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने मलेरिया और फाइलेरिया पढ़ लिया था और उनके मैनेजमेंट, उनके साइन एंड सिम्टम्स और रेफरल प्रोसेस पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं आगे जो वेक्टर बॉर्न और मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेज है उसमें आगे, जिसका नेक्स्ट डिजीज का नाम है काला अजहर। ओके, चलिए हम काला अजहर की बात करते हैं। तो क्या है देखिए, काला अजहर इज अ पैरासाइटिक डिजीज caused by a protozoa named लेशमानिया डोनोवानी। पूरा नाम लेशमानिया डोनोवानी है। तो जो काला अजहर है वो किसके द्वारा फैलने वाली डिजीज है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट। हाँ, पैरासाइटिक डिजीज है जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा फैलती है। और इसका जो इसको जो फैलाता है, जो इसका पॉजिटिव एजेंट है वो कौन है? क्या नाम है उसका? पूरा नाम बताएगा कोई मुझे? लेशमानिया डोनोवानी, है ना? लेशमानिया डोनोवानी, डोनोवानी। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या है। ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल्स फ्लीबोटोमाइन अर्जेंटिपीज, जिसको हम सैंड फ्लाई बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया था कि नहीं? हाँ, जिसमें पूछा गया था कि सैंड फ्लाई का नाम क्या है या किसके द्वारा फैलती है, तो उसमें दिया गया था फ्लीबोटोमाइन अर्जेंटिपाइज। ठीक है, ओके। मीन्स अब आगे देखिए क्या है। द फेवरेबल ट्रांसमिशन फैक्टर्स आर द फर्स्ट वन। कौन कौन से फेवरेबल ट्रांसमिशन फैक्टर्स हैं जो काला अजहर को फैलने में हेल्प करते हैं? कौन कौन? फर्स्ट है रूरल एरियाज वेयर हाउसेस आर फ्रिक्वेंटली कंस्ट्रक्टेड विद मड walls and earthen floors and cattle and other livestock live close to humans। मीन्स ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे घर जो मट्टी के बने हुए हैं, मट्टी की दीवारें हैं, मट्टी का फ्लोर है, कच्चा जो फ्लोर है वो बना हुआ है। और जो जो लोग पशुओं के ज्यादा क्लोज या पास में रहते हैं वहां पर काला अजहर होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? उन लोगों में बढ़ जाती है। एक फेवरेबल कंडीशन है फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ काला अजहर। ओके, नेक्स्ट सेकंड, हैवी एनिमल एनुअल रेनफॉल। हैवी एनुअल रेनफॉल और ऐसे जगह, ऐसे क्षेत्र जहां पर ज्यादा क्या होता है? बारिश होती है, ज्यादा रेनफॉल होता है। नेक्स्ट, मीन ह्यूमिडिटी अबव 70%, या फिर ऐसे क्षेत्र जहां पर ह्यूमिडिटी और जो नमी है वो कितनी रहती है? 70% या फिर उससे एवब। ओके, नेक्स्ट, टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 15 टू 38 डिग्री सेल्सियस, या फिर ऐसे क्षेत्र जहां पर जो टेम्परेचर है वो कम रहता है, फेवरेबल टेम्परेचर रहता है, जिसमें क्या है कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर वो अच्छे से क्या कर सकता है? ब्रीडिंग कर सकता है, अच्छे से अपने आप को क्या कर सकता है? ग्रोथ कर सकता है। वो फेवरेबल टेम्परेचर रहता है, तब भी वहां जो स्प्रेडिंग जो है वो बढ़ जाती है। कितना रहता है फेवरेबल टेम्परेचर? हम्म, ठीक है। नेक्स्ट, abundant vegetation, subsoil water and alluvial soil। और क्या रहता है? बहुत अधिक मात्रा में क्या होना? मिट्टी में, मिट्टी के ज्यादा संपर्क में रहना, या फिर वहां पर ऐसी जो दूषित दूषित मिट्टी है, या फिर जहां पर ज्यादा जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है वो मिट्टी में ज्यादा पाए जाते हैं, उनके संपर्क में ज्यादा टाइम तक रहना, या फिर ज्यादा उनके संपर्क में रहना, काम करना, वहां मिट्टी में ज्यादा काम करना। तो इस कारण भी ये भी कुछ फेवरेबल कंडीशंस हैं जिनके कारण जो क्या काम करती हैं, जो काला अजहर को फैलने में, स्प्रेडिंग करने में क्या करती है? हेल्पफुल होती है, मदद करती है। ओके, नेक्स्ट
आगे देखिए क्या बता रहा है, अब क्या बताया जा रहा है कि काला अजहर इज एंडेमिक इन 54 डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, Jharkhand, West Bengal. Besides sporadic cases in 6 districts of eastern Uttar Pradesh, the state of Bihar alone contribute to more than 70% of total काला अजहर reported from the 4 states. और ये काला अजहर है, एक एंडेमिक डिजीज है जो 54 स्टेट्स में देखा जा सकता है, जैसे कि बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, और इसके साथ ही कुछ जगह स्पोरेडिक मैनर में देखने को मिलता है। अब मुझे ये बताओ, एंडेमिक और स्पोरेडिक जी हमने पढ़ा था कि नहीं, पढ़ लिया कि नहीं? हाँ, तो स्पोरेडिक डिजीज कब बोलेंगे? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ स्पोरेडिक, हाँ कब बताओगे कि ये डिजीज स्पोरेडिक है? नहीं, रेबीज ठीक है, लेकिन स्पोरेडिक कब बोलोगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी? हाँ किस हाँ, हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई और बता सकता है? गुप्ता जी। ये चीज नहीं बनी, बात नहीं बनी। हाँ बताओ गुप्ता जी, स्पोरेडिक का मतलब? अच्छा, स्पोरेडिक का मतलब है जिसका कोई सीजन नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, समझ में आया? स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का पढ़ा था, जहां कोई एक निश्चित समय नहीं है, कोई एक सीजन नहीं है कि इस सीजन में ही यह बीमारी होगी, कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम पर हो सकती है, दैट इज कॉल्ड स्पोरेडिक। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है क्लिनिकल सिम्टम्स, क्या है इसके, हम क्लिनिकल सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस देखें तो क्लिनिकल सिम्टम्स में देखिए फीवर आएगा, स्प्लिनोमेगाली एंड हेपेटोमेगाली, स्प्लिनोमेगाली हो जाएगा, हेपेटोमेगाली हो जाएगा। क्या मतलब है स्प्लिनोमेगाली हेपेटोमेगाली का? हाँ, साइज में क्या हो जाएगा, स्प्लिन और जो लिवर है उनका साइज बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एनीमिया, वेट लॉस, डार्कनिंग ऑफ स्किन ऑफ फेसेस, हैंड्स, फीट एंड एब्डोमेन, और जो हमारी स्किन है फेस की, हैंड की और फीट की या एब्डोमेन की, वो कैसी हो जाएगी? सावली या फिर डार्क हो जाएगी कलर में। एंड लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है, ये क्या है, ये कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, फीचर्स हैं जो देखने को मिलेंगे किस पेशेंट में, जो जिसको काला अजहर हो गया है या उसको काला अजहर के साइन एंड सिम्टम्स में ये सिम्टम्स देखने को हमें मिलेंगे। ओके, अब नेक्स्ट आगे देखिए, पोस्ट काला अजहर डर्मल लेशमैनियासिस मीन्स जब काला अजहर हो चुका है तो उसके बाद क्या क्या देखने को हमें मिल सकता है, सेवरल ईयर्स आफ्टर क्योर ऑफ डिजीज। नेक्स्ट, मल्टीपल नोड्यूलर इन्फिल्ट्रेशन ऑफ स्किन यूजुअली विदाउट अल्सरेशन, ठीक है, क्या क्या देखने को मिलेगा, पहला है सेवरल इयर्स आफ्टर क्योर ऑफ डिजीज, तो जैसे पोस्ट काला अजहर डर्मल लेशमानियासिस अगर देखें, जब काला अजहर जो है वो किसी को हो गया है तो उसके बाद डर्मल लेशमानियासिस में क्या लगेगा, पहले तो उसको बहुत साल तक, सेवरल इयर्स आफ्टर क्योर ऑफ डिजीज, और कुछ समय तक, कुछ सालों तक उसको क्या मिल जाएगी, उसकी जो काला अजहर है उसके प्रति उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, तो उसको दोबारा से क्या है, इलाज के बाद जैसे ही वो ठीक हो जाएगा फिर उसको कुछ साल तक वो बीमार नहीं होगा काला अजहर से। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा, जो मल्टीपल नोड्यूलर नोड्यूलर इनफिल्ट्रेशन ऑफ द स्किन, और जो स्किन में जो नोड्यूल्स बन जाएंगे, है ना, जो नोड्यूल्स बन जाएंगे, इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा स्किन में, वो कैसा रहेंगे, बिना किसी अल्सरेशन, उनमें किसी भी प्रकार का कोई घाव, अल्सर, पस नहीं बनेगी, बस गांठ सी जो रहती है उस टाइप की बन जाएगी। ओके, नेक्स्ट,
क्यूटेनस लेशमानियासिस में क्या रहेगा? पेनफुल अल्सर्स इन पार्ट ऑफ बॉडी एक्सपोज टू सैंड फ्लाई। क्यूटेनस लेशमानियासिस में क्या रहेगा? पेनफुल अल्सर्स रहेंगे पार्ट ऑफ द बॉडी जो एक्सपोज हुआ है सैंड फ्लाई के। बॉडी का वह पार्ट जो सैंड फ्लाई के कांटेक्ट में आया है, उसके एक्सपोजर में आया है, उस पार्ट में क्या होंगे? पेनफुल अल्सर्स हो जाएंगे। क्लियर हुआ? दैट इज कॉल्ड क्यूटेनस लेशमानियासिस। ये इंपोर्टेंट है, मैं आपको फिर बता दूं, ये दोनों चीजें इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, अब वो आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? कि पेनफुल अल्सर्स इन द पार्ट ऑफ बॉडी एक्सपोज टू सैंड फ्लाई, किस किस कंडीशन में, किस लेशमानियासिस में पेनफुल अल्सर्स हो जाते हैं बॉडी पार्ट पर जो सैंड फ्लाई के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है? ऑप्शन ए क्यूटेनस लेशमानियासिस, ऑप्शन बी डर्मल लेशमानियासिस, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, क्यूटेनस लेशमानियासिस में अब वो आपसे पूछेगा कि मल्टीपल नोड्यूलर इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द स्किन यूजुअली विदाउट अल्सरेशन, जिसमें से मल्टीपल नोड्यूल्स का क्या होता है? इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है स्किन में, लेकिन उसमें किसी प्रकार का अल्सरेशन देखने को नहीं मिलता। वो किस प्रकार के लेशमानियासिस या कालाजार में देखने को मिलता है? क्यूटेनस लेशमानियासिस, डर्मल लेशमानियासिस? डर्मल लेशमानियासिस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आप क्या हो गया? हाँ, बस यही चीज का डिफरेंस है ना। वो ऐसे भी पूछ सकता है कि किस किस डिजीज में, किस बीमारी के अंदर मल्टीपल नोडुलर इन्फिल्ट्रेशन दिखता है स्किन के अंदर विदाउट अल्सरेशन? ऑप्शन ए फाइलेरिया, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी काला आजार, ऑप्शन डी चिकनगुनिया। काला आजार क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं डायग्नोसिस, किस प्रकार से डायग्नोसिस बनाएंगे, क्या डायग्नोसिस करना है। फर्स्ट, in blood examination, progressive leukopenia and several anemia are striking features of Kala-Azar along with progressive declining in total leukocyte count. Leukopenia. Detection of the causative organism Leishmania donovani is done through serological tests like ELISA. अब वो बोल देगा, पूछ लेगा कि काला अजर का पता लगाने के लिए जो सीरोलॉजिकल काला अजर के जो पॉजिटिव एजेंट है उसका पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलाइजा टेस्ट के थ्रू पता किया जाता है। अब क्या फीचर्स और देखने को मिलते हैं अगर हम करेंगे एग्जामिनेशन? तो ल्यूकोपीनिया देखने को मिलेगा। ल्यूकोपीनिया का मतलब बड़ा रहेगा या कम हो जाएगा? हाँ, इसके साथ ही वो उसमें सीवियर एनीमिया भी देखने को मिलेगा। ये कुछ साथ में क्या है, फीचर्स हैं जो काला अजर वाले पेशेंट में देखने को मिलेंगे। ओके, अब सुनिए, इन दीज ऑल फॉलो इन दीज ऑल द फॉलोइंग पॉइंट्स विच पॉइंट्स आर एक्सेप्ट, इनमें से जो सभी पॉइंट्स जो दिए गए हैं कौन सा पॉइंट्स है जो एक्सेप्ट है काला अजर के रिगार्डिंग? ओके, ऑप्शन ए, the progressive leukopenia and severe anemia are the strictly features of Kala Azar. Option B, declining in the option B, the causative detection of the Leishmania donovai by the ELISA. Option C, the blood sample collection at the night. Option D, द लेशमानिया या फिर जो मॉन्टेनग्रो टेस्ट इज डन इन द इंट्राडर्मली। सी नंबर का, द ब्लड कलेक्शन कलेक्ट एट द नाइट।
वो किस में कलेक्ट करते हैं नाइट में, किस डिजीज में? हाँ, समझ में आ गया। वो क्वेश्चन किस प्रकार से बना सकता है? ठीक है, यहां से देखिए, दूसरा देखिए क्या है, जो ये लेसमानियन, लेसमैनिन, या फिर जिसको मॉन्टेन्ग्रो टेस्ट बोलते हैं। अब वो आपसे पूछ लेगा मॉन्टेन्ग्रो टेस्ट किसमें किया जाता है? मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, कालाजार? कालाजार। मॉन्टेन्ग्रो टेस्ट का रूट क्या होता है? IM, IV, ID, SC? मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी जो टेस्ट किया जाता है, चाहे वो मॉन्टेक्स टेस्ट हो, चाहे मॉन्टेन्ग्रो टेस्ट हो, चाहे वो आपका कौन सा टेस्ट हो, सेंसिटिविटी टेस्ट हो, सारे टेस्ट आईडी में किए जाते हैं। किस में किए जाते हैं? आईडी का मतलब इंट्राडर्मली। चलिए, अब आगे बात करते हैं। Intradermally injection of 0.1 ml of lesmaninin is injected on flexor aspect of forearm and duration measured after 48 to 72 hours। और जब भी हम कोई भी सेंसिटिविटी टेस्ट, मॉन्टेक्स टेस्ट या मॉन्टेंग्रो टेस्ट करते हैं, तो उसको हम कितने टाइम बाद देखते हैं? 48 से 72 घंटे बाद। और कहां पर, शरीर के किस साइड पर करते हैं ये टेस्ट? फोर आर्म पर। ओके, क्लियर हुआ इतना? फ्लेक्सर साइड बोल रहा है, फ्लेक्सर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म। जब आप हाथ को घुमाओगे, अंदर की साइड देखोगे, तो वहां पर करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए, अब हम आगे बात करते हैं। देखिए, प्राइमरी मैनेजमेंट एंड रेफरल क्या रहेगा? द पेशेंट शुड बी गिवन सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट at the dose of 20 mg per kg body weight, maximum 850 mg per day by single injection intramuscularly for 2 to 3 days depending on the response। अब वो आपसे पूछ लेगा कि काला अजहर या फिर सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट जो है, उस वो किस बीमारी में दिया जाता है? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, काला अजहर? इसका डोज कितना रहता है? हाँ, और हाईएस्ट कितना दे सकते हैं? हाँ, मैक्सिमम लेवल है। एंड द एब्सेंस ऑफ पैरासाइटिक लोड शुड बी चेक्ड एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट थ्रू अ स्प्लिनिक एंड बोन मैरो स्मीयर। और हम जो पैरासाइट का जो है, पैरासाइट को किस प्रकार से भी चेक कर सकते हैं? एब्सेंस ऑफ पैरासाइटिक लोड शुड बी चेक्ड। अब पैरासाइट उस ब्लड में है कि नहीं, उसकी बॉडी में है कि नहीं, उसको चेक कर सकते हैं। आफ्टर द ट्रीटमेंट, जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसके अंदर अब पैरासाइट है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या सैंपलिंग करेंगे, किसके थ्रू, कहां से सैंपलिंग करके देखेंगे? हाँ, बोन मैरो या स्प्लिनिंग से, स्प्लिन से। ठीक है, ओके, अब देखिए, इन केस ऑफ रेसिस्टेंस, क्या हो गया? अरे स्प्लिन से, स्प्लिन या फिर बोन मैरो से हम सैंपल लेंगे, फिर टेस्ट करेंगे। ओके, बोन मैरो हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, उनके अंदर पाए जाने वाला, पाया जाता है, जो होल होल टाइप में, छोटे छोटे स्पोर्ट्स टाइप में होती है बोन के अंदर, देखिए। नहीं नहीं, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो जाता। जैसे जैसे हमारी ये लॉन्ग बोन है, ठीक है, फीमर है मान लीजिए। अब फीमर के अंदर, हड्डी के अंदर की साइड पे क्या रहते हैं, ऐसे दाने दाने, स्पंज वाला। जैसे आपने स्पंज वाला वो देखिए, सीट देखिए, सीट सोफा के अंदर लगी रहती है जो, थर्माकोल वाली नहीं, एक और जो स्पंज वाली आती है, जिसपे आप बैठते हो तो वो कंप्रेस हो जाती है, और जैसे आप होगे तो वो नॉर्मल हो जाएगी, देखिए कि नहीं।
हाँ हाँ हाँ, बस उसी प्रकार की हमारे बॉन के अंदर ये स्पंज वाली पाई जाती है। इनमें छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, यहाँ से ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसके थ्रू, कहाँ से होता है? बॉन मैरो से। क्लियर हुआ? बॉन मैरो। हाँ बोलो बोलो। नहीं 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 नहीं, वो मैं बता रहा हूँ अभी कैसे देंगे। ठीक है, ठीक है। और बॉन मैरो जो रहती है वो दो टाइप की रहती है, आपको पता होगा। कौन कौन सी बताएगा कोई? नहीं पता किसी को। रेड बॉन मैरो और येलो बॉन मैरो कौन सी रहती है? हाँ, अब जिसने एनाटॉमी पढ़ी होगी उसे थोड़ा बहुत याद होगा, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, इतना डिटेल में नहीं चलना हमें। बस हमें पता चलना चाहिए कि बोन मैरो से सैंपलिंग करके इसका टेस्ट करते हैं आफ्टर द ट्रीटमेंट। ओके, अब देखिए, तुम जो पूछ रहे थे वो ये है कि अगर हम इंट्रामस्कुलरी देंगे उसे। हाँ बोलो। हाँ बोलो। हाँ, जब ट्रीटमेंट, हाँ ट्रीटमेंट के बाद देखो लिखा है, अगर ये भी तो देखेंगे कहीं रेसिस्टेंस तो पैदा नहीं हो गया। रेसिस्टेंस चेक करने के लिए, रेसिस्टेंस का मतलब समझे? कि आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हो, पता चला उसके अंदर जो पैरासाइट है उसमें उसके प्रति क्या हो गया है? रेसिस्टेंस पैदा हो गया है। आप कितना भी दवाई देते जाओ, उसने रेसिस्टेंस पैदा कर लिया तो उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या बताओ? हाँ, क्लियर हुआ अब? ओके, अब ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, अगर इंट्रामस्कुलरी देते हैं तो 20 से 30 दिन तक देंगे, डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स, कि पेशेंट पर किस प्रकार से रिस्पॉन्स है, पेशेंट को कितने डोज की जरूरत है, उस प्रकार से हम 20 से 30 दिन में कैसे देंगे, डिपेंडिंग द पेशेंट रिस्पॉन्स, की एक दिन छोड़कर देना है, रेगुलर देना है, या फिर हफ्ते में 2 दिन देना है, किस प्रकार से हमें उसको इंट्रामस्कुलरी जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है वो देना है। ओके, क्लियर हुआ? ओके, चलिए मुझे एक चीज और बता दिए, चले तो मैं पूछ ही लेता हूँ, अब यहाँ आ गया है तो। टिटेनी नाम सुना है? टिटेनी, टिटनेस। मैं टिटेनी की बात कर रहा हूँ। तो मुझे ये बताइए, हाँ, जो टिटेनी है वो किसके कारण कॉज होता है, कोई बताएगा मुझे? हाँ, और कोई बताएगा? हाँ, नहीं सही बोला है, सही बोला है त्यागी जी ने। कैल्शियम की कमी हो जाती है तब टिटेनी हो जाता है, जिसमें हमारी चिक बोन है उसमें कैसे, उसमें क्या होने लगता है, बाय मतलब सेंसेशन हो जाता है, साथ में वो स्टिप हो जाती है। ठीक है, हाँ, इसमें देखने को मिलती है। ये शायद आगे मैं कैल्शियम, कैल्शियम अगर आएगा तो कैल्शियम को पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए, इसीलिए पूछा था मैंने। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर ऑफ कालाजार, लो पूछ लिया उसने, बता दो। विच इज द फॉलोइंग एज द फैक्टर वेक्टर ऑफ कालाजार? सैंड फ्लाई। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं जैपनीज एनसेफेलाइटिस, जेई जिसको बोलते हैं। देखिए जेई क्या है, क्या हो गया? अच्छा, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट रह गया। अच्छा, इन द केस ऑफ रेसिस्टेंस द सेकंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट इज एम्फोटेरेसिन बी एट 1 ग्राम केजी ऑन अल्टरनेट डे फॉर 15 to 20 days। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना। वो पूछेगा, इन द केस of resistance against kala ajar, the secondary line management should be given. Option A, sodium stevogluconate 20 mg per kg body weight. Option B,
एम्पोटेरेसिन बी 1 mg per kg weight body weight, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी none of these. और फर्स्ट लाइन ड्रग में क्या देंगे, कौन सा ट्रीटमेंट देंगे हम? हाँ, और सेकेंडली लाइन ट्रीटमेंट में क्या देंगे हम? हाँ, ठीक, चलिए अब हम पढ़ते हैं जेई के बारे में। ओके, तो जेई जिसको हम जैपनीज एनसेफेलाइटिस बोलते हैं। पहले मुझे ये बताओ एनसेफेलाइटिस क्या होता है? एनसेफेलाइटिस का पता है किसी को? हाँ हाँ, इन्फ्लामेशन ऑफ दी मेनिंजियस लेयर जिन्हें बोल सकते हैं ना, जो मेनिंजियस लेयर होती है। डेप, ड्यूरामेटर, आरगनाइड पायामेटर पढ़ा था कि नहीं? हाँ, तो जिन नहीं, न्यूरोलॉजिकल नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ। डेप, ड्यूरामेटर, आरगनाइड पायामेटर जो लेयर्स होती हैं, जो पाई जाती हैं, जिन्हें मेनिंजियस बोलते हैं, उनको इन्फ्लामेशन हो जाना, दैट इज कॉल्ड एंसेफेलाइटिस या फिर मेनिंजाइटिस। ओके, अब देखिए क्या रहेगा जैपनीज एंसेफेलाइटिस में, क्या रहेगा। Japanese encephalitis JE is the leading cause of viral encephalitis in Asia. JE एक वायरल एंसेफेलाइटिस है जो मोस्टली कॉज करता है, पाया जाता है वायरल एंसेफेलाइटिस एशिया के अंदर, विथ अप टू 70,000 केसेस रिपोर्टेड एनुअली। और हर साल कितने केसेस देखने को मिलते हैं जेई के? 70,000 केसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, सेकंड, case fatality rates range from 0.3 to 60% and depend on the population and age. और केस फैटिलिटी रेट्स कितनी है इसकी? हाँ, और ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन कैसी है वहां की, और किस एज के लोग हैं जो पाए जा रहे हैं, उन पर डिपेंड करता है। जेई मोस्टली चिल्ड्रंस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जेई मेनली चिल्ड्रंस में पाया जाता है। आगे देखिए, residents of rural areas in endemic locations at the highest risk. JE does not usually occur in urban areas. और जेई है वो ज्यादातर कहां देखने को मिलता है हमें? रूरल एरियाज में उनकी जो हाईएस्ट रिस्क रहता है, जबकि अर्बन एरियाज में ये नहीं पाया जाता है। ओके, next, JE viral activity has been widespread in India. The first evidence of presence of JE virus dates back to 1952. सबसे पहला केस कब देखने को मिला हमें इंडिया में? 1952 में। और फर्स्ट केस वाज रिपोर्ट, और फर्स्ट केस रिपोर्ट कब हुआ? दोनों में अंतर समझ में आया? ठीक है, वो आपसे पूछेगा कि जेई का फर्स्ट एविडेंस जो था, एविडेंस जो केस था, एविडेंस था, वो जेई का एविडेंस, जेई के बारे में सबसे पहले कब पता चला हमें? 1952 में। और फर्स्ट केस रिपोर्ट कब किया गया था? 1955 में। मतलब हमें पता चला जेई के बारे में 1952 में, उसके 3 साल बाद हमें जेई का केस मिला पहला। ओके, फर्स्ट केस। चलिए अब आगे देखिए, आउटब्रेक्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और इनका आउटब्रेक इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग रिसेंट पास्ट 1998 टू 2004 15 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव रिपोर्टेड जेई इंसिडेंट्स। और
कब? सन 1998 से 2004 के बीच में इंडिया के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेटों में कुछ केसेस रिपोर्ट किए गए थे, मिले थे जेई के। ओके, नेक्स्ट, एनुअल इंसिडेंस रेंज बिटवीन 1714 and 6594 and deaths between 367 to 1665 मीन्स एनुअली अगर इंसिडेंस की रेंज देखिए तो हर साल कितने जेई के केस हमें देखने को मिलते हैं? 1714 से लेकर 6594 तक देखने को मिलते हैं, जिनमें से 367 से लेकर 1665 जो बच्चे हैं उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। किसके कारण? जेई के कारण। ओके, यहां मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ चीजें इंपोर्टेंट है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दूसरा, रिस्क एरिया कहां पर ज्यादा होता है? पहला, सबसे पहले हमें कब पता चला जेई के बारे में? फर्स्ट केस कब रिपोर्ट हुआ? ये चीजें इंपोर्टेंट है, यहां से पूछा जा सकता है। ओके, तो इनको पढ़ लेना, इनको याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट, आगे चले। ओके, अब देखिए आगे क्या है। मोर्टेलिटी ऑफ दिस डिजीज वेरीज बट इज ग्रेट, जनरली मच हायर इन चिल्ड्रन। और इसकी मोर्टेलिटी रेट कैसी रहती है? हायर रहती है। और ये ज्यादातर मैंने आपको बताया पहले कि ये किसको ज्यादा अफेक्ट करता है? जेई बच्चों में ज्यादा पाया। ठीक, द डिजीज इज मोस्ट प्रिवलेंट इन साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया। और इसके ज्यादातर जो केसेस हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं हमें? साउथ एशिया में और ईस्ट एशिया में। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज ट्रांसमिटेड बाय, किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है? इट इज ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टिव बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटोज मेनली बिलोंगिंग टू क्यूलेक्स ट्राइटेनियो च्यूस या कुलेक्स विस्नुई एंड कुलेक्स स्यूडो विस्नुई ग्रुप आर द चीफ वेक्टर ऑफ जेई इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। और ये मेनली किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? जो इन्फेक्टेड बाइट होता है फीमेल मॉस्क्यूटो का, वो उसमें भी किस टाइप का मॉस्क्यूटो? कुलेक्स मॉस्क्यूटो। कौन सा? क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। और क्यूलेक्स के कुछ नाम दिए हैं, जो इनकी जो वेक्टर्स हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग जो मिलते हैं देखने को। एक तो क्यूलेक्स ट्राइटेनियोरियोचुस, नेक्स्ट क्यूलेक्स विस्नुई, नेक्स्ट क्यूलेक्स स्यूडो विस्नुई। ओके, ये देखने को मिलते हैं, जिसमें आप मेनली इनको नाम बेशक याद ना रखें लेकिन क्यूलेक्स याद रखें। ठीक है, क्यूलेक्स। नेक्स्ट, प्राइमरली अफेक्ट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। गुप्ता जी, कुछ समझ में आ गया? रेबीज, रेबीज जो है वो आपके किस सिस्टम को अफेक्ट करता है? हाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। रेबीज का पेशेंट देखा है क्या कोई? हाँ, इसी प्रकार से जो टिटनिस होता है, टिटनिस में आपका कौन सा सिस्टम अफेक्ट होता है? टिटनिस की बात कर रहा हूं, टिटनिस की, त्यागी जी। हाँ, तो क्या बोलते हैं, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम होता है कि नहीं? क्योंकि मसल्स स्पाज्म हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं, है ना? चलिए, तो अगर आपसे पूछता है कि जेई प्राइम किसको अफेक्ट करता है, किस सिस्टम को अफेक्ट करता है, तो बता दोगे? सीएनएस को। नेक्स्ट, जेई ट्रांसमिशन इन इंटेंसिफाइज ड्यूरिंग रेनी सीजन। और जेई के जो केसेस हैं ज्यादातर वो किस सीजन में देखने को मिलते हैं? अब यहां से क्वेश्चन बनेगा,
क्वेश्चन बन सकता है, वो इन्हीं पॉइंटों में से घुमा के क्वेश्चन बोल देगा और बोलेगा कि इनमें से ओके स्टार्ट करें, सभी लोग आ गए? हेलो, स्टार्ट करें? ओके, तो इन्हीं पॉइंट में से क्या करेगा, वो आपको देगा, वो बोलेगा कि इनमें से कौन सा पॉइंट्स है जो का एक्सेप्ट है, किसके अकॉर्डिंग, जेई की, जो जेई का एक्सेप्ट है, जेई में जो नहीं पाया जाता है ना। वो आपको पूछ लेगा कि प्राइमरली अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जेई ट्रांसमिशन ड्यूरिंग रेनी सीजन, है ना। डोमेस्टिक पिग्स एंड वाइल्ड बर्ड्स आर द रिजर्वायर ऑफ द वायरस, और एक कोई अलग से कोई पॉइंट दे देगा, तो आपको वो एक्सेप्ट में ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को याद रखें। ठीक, नेक्स्ट क्या है, रेनी सीजन में ये ज्यादा फैलता है। दूसरा, डोमेस्टिक पिग्स और वाइल्ड जो बर्ड्स होते हैं आर द रिजर्वायर्स ऑफ द वायरस। वायरस जो है, जो जेई वायरस है, उसका रिजर्वायर कौन कौन है? जेई वायरस के रिजर्वायर कौन कौन हो सकते हैं? और वाइल्ड बर्ड्स, ओके। याद रखना, इंपोर्टेंट है ये चीज पॉइंट। नेक्स्ट, नेचुरल होस्ट ऑफ जेई वायरस इंक्लूड वाटर बर्ड्स एंड ऑफ आइडिडाई फैमिली, मेनली पॉन्ड्स, हेरोइंस एंड कैटल ईग्रेट्स। तो नेचुरल होस्ट जो जेई वायरस के हैं वो कौन कौन रहेंगे? वाटर बर्ड्स ऑफ आइडिडाई फैमिली, मेनली पॉन्ड, मीन्स जो आपने देखे जैसे बत्तख हुई या डक हुई, ये क्या है, जो पॉइंट्स और तालाब में भी रहते हैं, और साथ में ऐसे कैटल्स जो उसमें रहते हैं पानी के अंदर, फिर वो बाहर आ जाते हैं, बाहर रहते हैं, घूमते हैं, वो ओके। ठीक, नेक्स्ट, pigs play an important role in the natural cycle and serve as an amplifier host। और एम्पलीफायर होस्ट जेई का किसे बोला जाता है, कौन होता है? एम्पलीफायर होस्ट कौन है जेई का? पिग। और रिजर्वायर कौन है वायरस का, जेई वायरस का? हाँ। और नेचुरल होस्ट कौन रहे, कौन है जेई का, जेई वायरस का? वाटर वर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आगे देखिए, अलाउ मैनीफोल्ड वायरस मल्टीप्लिकेशन विदाउट सफरिंग फ्रॉम डिजीज एंड मेंटेन प्रोलॉन्ग वायरेमिया। Next, due to prolonged viremia, mosquito get opportunity to pick up infection from pigs easily,
और जो ये पिग है ये क्या काम करता है, वायरस का मल्टीप्लिकेशन कराता है विदाउट सफरिंग, खुद बीमार नहीं होगा, लेकिन उसके ब्लड में देखा जाए तो उसके ब्लड में क्या मिलेगा, वो वायरस उसके ब्लड में प्रेजेंट रहेगा। वायरेमिया का मतलब जानते हो, मिया का मीन्स होता है ब्लड, वायरे का मीन्स है वायरस, तो ब्लड में क्या प्रेजेंट रहेगा, वायरस। कौन सा वायरस, जेई का वायरस। जो पिग है, पिग एक एम्पलीफायर होस्ट है जिसका काम होता है कि जेई के वायरस को अपने अंदर पनाह देना और उसका अच्छे से मल्टीप्लिकेशन कराना। और जबकि पिग के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी, ना ही कोई साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके ब्लड में जेई का वायरस काफी लंबे समय तक प्रेजेंट रहेगा। मच्छर के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो पिग के जो ब्लड है वहां से ब्लड को सक करता है, ब्लड को उसने लिया और उस मॉस्किटो ने आके वो आपको काट लिया। फिर तो वो जो जो जेई का वायरस है वो पिग के ब्लड से वो मच्छर के अंदर गया और मच्छर के थ्रू वो आपके अंदर आ गया। इस प्रकार से जो मच्छर है, कूलेक्स मच्छर है, वो जेई को ट्रांसफर करता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, किसमें पिग है, लेकिन रिजर्वायर में डोमेस्टिक पिग के अलावा वाइल्ड बर्ड्स भी तो हैं, है ना। हाँ, और एम्पलीफायर रोस्ट किस लिए, मैंने एम्पलीफायर का मीन्स होता है बढ़ा देना। आपने साउंड सिस्टम में एम्पलीफायर सुना है, देखा है कि नहीं, जो आप स्पीकर डीजे जो बजते हैं वहां पर एम्पलीफायर भी होता है कि नहीं होता। एम्पलीफायर का मीन्स होता है किसी चीज को बढ़ा देना। तो पिग का काम क्या था, पिंक को हमने एम्पलीफायर होस्ट क्यों बोला, उसके अंदर वो रिजर्वायर है कि नहीं पहले से ही, पिग पहले से ही रिजर्वायर है, साथ में वो एम्पलीफायर होस्ट भी बन गया। क्यों, क्योंकि उसने अपने ब्लड में जो जेई का वायरस है उसका मल्टीप्लीकेशन होता है उसके ब्लड में, और वहां पर वो पलता है, आराम से रहता है, और लंबे समय तक उसके ब्लड में जो जेई का वायरस है वो रहता है, जिसके कारण हमने उसको रिजर्वायर के साथ साथ में एम्पलीफायर होस्ट की कैटेगरी में भी पिग को डाल दिया। क्लियर हुआ त्यागी गुप्ता जी? ओके, चलिए आगे। Man is an accidental and dead and host is in transmission cycle due to low and short-lived viremia। अब इसमें मैन को भी देख लीजिए, मैन क्या है, एक्सीडेंटल और डेड, डेड होस्ट कौन है, एंड डेड होस्ट कौन है, मैन। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति में कोई मच्छर है, उसने पिग से जो पिग का ब्लड सक किया तो उसमें जो वायरस है जेई का वो आ गया। अब उसने आके, जरूरी है वो बच्चे को ही काटेगा, मच्छर इतना समझदार है कि वो बच्चे को ही जाके काटेगा। हेलो, हेलो, वो तो किसी को भी काटेगा ना, आपको भी काट सकता है, मुझे भी काट सकता है। वो ऐसे तो जानता नहीं कि नहीं बच्चे को ही काटना है, जेई है तो बच्चे को ही होना चाहिए सिर्फ, ऐसा है क्या। तो मच्छर आपको काट लेगा तो आप एक्सीडेंटल होस्ट बन गए कि नहीं बन गए। क्लियर हो गया। वो फैला रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जेई की, और जेई का जो एम्पलीफायर होस्ट है वो पिग है। हाँ, 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 तो मच्छर से सिर्फ जेई ट्रांसफर थोड़ी होता है, मलेरिया भी होता है, डेंगू भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है कि नहीं होता है। और हम वेक्टर बॉर्न डिजीजेस पढ़ रहे हैं, जो क्या, हाँ बोलो बोलो। नहीं, एड्स नहीं होगा, एड्स नहीं हो, एड्स नहीं होगा। क्या बोल रहे हो, बोलो।
बोलो। हम वेक्टर हम हम वेक्टर बॉर्न डिजीजेज पढ़ रहे हैं, जो मच्छर मक्खियों के द्वारा जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एड्स कैसे होता है? ब्लड का ट्रांसमिशन करना, डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आना। यहाँ हम डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं। क्लियर हुआ? कैसे करेगा? मान लीजिए मैं एड्स का पेशेंट हूं, मच्छर ने मुझे काटा, मेरे यहां से ब्लड ले लिया, ठीक है। वो आपको जाके काटेगा तो उसका जो डंक होता है वो इतना बड़ा नहीं होता कि आपके डायरेक्ट ब्लड में जाके वो छोड़ देगा। और जो एचआईवी का वायरस है उसको, एचआईवी का जो वायरस है वो किसी भी वेक्टर के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होता है, याद रखना। एचआईवी का वायरस किसी भी वेक्टर के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होता है, उससे आप डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू ही हो सकता है। जैसे हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है, फिर तो हो सकता है कि नहीं हो सकता मच्छर काटने से, है ना? क्योंकि वो फिर वहां से भी नहीं होगा, क्योंकि हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो भी किसी बैक्टर के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होता है। हाँ, डायरेक्ट तुम कांटेक्ट में आ गए तो आपको हो जाएगा। जैसे किसी एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है, मैंने उसका ब्लड सैंपल लिया, उसको आईएम इंजेक्शन लगाया, उसी निडल से मैंने तुम्हें लगा दिया, तो उसका जो ब्लड का स्टेन या ब्लड का वायरस जो उसमें रह गया है वो आपके अंदर इंजेक्ट हो जाएगा और आप में कॉज हो जाएगा। क्लियर हुआ? ओके। हाँ, क्लियर हो गया। चलिए, चलिए अब हम आगे। तो मैन इसमें एक्सीडेंटल होस्ट रहेगा। क्लियर हुआ? अब आगे देखिए। और मैन के अंदर इसमें जो अगर बायरेमिया होगा तो वो कितने टाइम के लिए होगा? लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम? बस शॉर्ट टाइम के लिए, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस की बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड फॉर जेई एनसेफेलाइटिस जेईवी फॉर 5 to 15 days। अब जेई वायरस जो रहता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, वो डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेगा। वो आपसे पूछ लेगा जेपनीज इंसेफेलाइटिस का कॉजिटिव एजेंट क्या है? जेपनीज इंसेफेलाइटिस किसके द्वारा फैलता है, किस वायरस के द्वारा फैलता है? किसके द्वारा फैलता है? कुलेक्स तो मॉस्किटो है। जेई वायरस जैपनीज एंसेफेलाइटिस वायरस के द्वारा फैलता है, जो वायरस कुलेक्स मच्छर के अंदर पाया जाता है, जो इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस होती है उसके अंदर। क्लियर हुआ? चलिए आगे। मेजोरिटी ऑफ इन्फेक्शंस आर एसिम्टोमेटिक, ओनली 1 in 250 इन्फेक्टेड डेवलप्स इनटू एंसेफेलाइटिस। और जो इसमें जो मेजोरिटी है इन्फेक्शन की वो सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक? एसिम्टोमेटिक मीन्स इसमें ज्यादातर केसों में जो है सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, और कम से कम 250 में से एक केस ऐसा मिलेगा जिसके अंदर एंसेफेलाइटिस होगी। ओके। नेक्स्ट, जेई वायरस इन्फेक्शन प्रेजेंट्स क्लासिकल सिम्टम्स सिमिलर टू एनी अदर वायरल एंसेफेलाइटिस। और जेई के जो सिम्टम्स हैं वो देखने में ऐसे लगेंगे जैसे कोई जेई जो एंसेफेलाइटिस के सिम्टम्स हैं उसके लाइक उसके समान ही देखने को मिलेंगे। ठीक। नेक्स्ट, जेई वायरस इन्फेक्शन में रिजल्ट इन febrile illness of variable severity associated with neurological symptoms ranging from headache to meningitis और encephalitis। देखो वही बात आ गई कि जेई के जो सिम्टम्स है वो कहां से कहां तक देखने को मिल सकते हैं? न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, सिर दर्द, हेडेक से लेकर मेनिंजाइटिस और एंसेफेलाइटिस तक देखने को मिल सकता है। ओके, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम के अंदर। नेक्स्ट, सीवियर राइगर में मार्क द ऑनसेट ऑफ द डिजीज। सीवियर राइगर आ सकता है। अब कोई मुझे बताएगा राइगर कितने प्रकार का होता है? 3 टाइप्स का, मैंने शायद कल ही बताया था। कौन कौन सा?
राइगर की जो स्टेज होती है वो कौन सी स्टेज? हाँ हाँ, तीनों स्टेज। ओके। और ये स्टेज और किस में देखने को मिलती है, कोई मुझे बताएगा इसके अलावा? मलेरिया में। ओके, क्लियर। चलिए आगे। सीवियर राइगर मार्क होगा ऑनसेट ऑफ द डिजीज, हेडिक रहेगा, फीवर रहेगा, मेनिंजियल साइंस देखने को मिलेंगे, स्टूपर हो सकता है, डिसोरिएंटेशन रहेगा, कोमा, ट्रेमर्स हो सकता है, पैरालाइसिस हो सकता है, हाइपरटोनिया हो सकता है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकता है। क्योंकि जेई एनसेफेलाइटिस है, मींस न्यूरोलॉजिकल जो सिस्टम है सीएनएस को अफेक्ट करता है, इसलिए कोमा, स्टूपर, इसके साथ ही हाइपरटोनिया, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें भी देखने को मिलेंगी। हेडेक, फीवर। ओके। नेक्स्ट, prodromal stage may be abrupt, say 1 to 6 hours, acute 6 to 24 hours, और more commonly subacute 2 to 5 days। अब इसमें कुछ स्टेज दिए हैं। प्रोड्रोमल स्टेज में एब्रप्ट स्टेज रहती है 1 to 6 आवर्स की, एक्यूट स्टेज रहेगी 6 to 24 आवर्स की, और सब एक्यूट स्टेज रहेगी 2 से 5 दिन की जेई के अंदर। क्लियर? क्लियर हुआ? ओके। आगे देखिए। इन एक्यूट एंसेफेलाइटिक स्टेज इंक्लूड सिम्टम्स नोटेड इन प्रोड्रोमल फेज, नेक रिजिडिटी, गर्दन एकदम अकड़ जाएगी, कन्वर्जन्स आ सकते हैं, अल्ट्रेशन ऑफ सेंसोरियम में अल्ट्रेशन हो सकता है, बिहेवियर चेंज हो सकता है, मोटर पैरालिसिस हो सकता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो सकते हैं, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट हो सकता है, एंड यूजुअली लास्ट फॉर अ वीक बट में प्रोलॉन्ग ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस। और ये कुछ सप्ताहों तक देखने को मिल सकता है, साथ में और भी कई कॉम्प्लिकेशंस है जो देखने को मिल सकती हैं जेई के अंदर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, amongst patients who survive, some lead to full recovery through steady improvement, and some suffer with stabilization of neurological deficits such as deafness, emotional liability, and hemiparesis may occur in those who have had central nervous system involvement. Mental retardation is usually developed। और जो कुछ लोग हैं जो ठीक हो रहे हैं या फिर स्टेबलाइजेशन चल रहा है, अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनके अंदर कुछ न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी भी डेफिशिएट देखने को भी मिल सकता है, जैसे कि डीफनेस हो सकता है, इमोशनल लायबिलिटी हो सकती है, आधे शरीर का पैरालिसिस मिल सकता है देखने को, अगर उसका सीएनएस भी इन्वॉल्व हो गया है इसके अंदर, और साथ में ही मेंटल रिटार्डेशन भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जेई सीएनएस को अफेक्ट करता है, तो ज्यादातर जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, कॉन्वलसेंट फेज इज प्रोलॉन्ग्ड एंड वेरी फ्रॉम अ फ्यू वीक्स टू सेवरल मंथ। और जो कॉन्वलसेंट फेज है वो कब से कब तक रहता है? कुछ सप्ताहों से, हाँ, कुछ सप्ताहों से लेकर कुछ वीक तक रह सकता है। ठीक है। ओके। अब आपसे पूछेगा जेई के अंदर जो कॉन्वलसेंट फेज है उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 1 से 2 सप्ताह, 1 मंथ, फ्यू वीक्स टू मंथ्स, सेवरल मंथ्स, या फिर 6 मंथ्स टू 1 ईयर। कुछ सप्ताह से लेकर कुछ महीनों तक। ठीक है। ओके। चलिए अब हम आगे चलें, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं डायग्नोसिस क्या बनाना है। ठीक है। डायग्नोसिस की बात करते हैं। डायग्नोसिस देखिए क्या बनाना है हमें। डायग्नोसिस क्या है? क्लिनिकल। क्लिनिकल में क्या करना है? क्लिनिकली जेई केसेस प्रेजेंट साइन एंड सिम्टम सिमिलर टू एंसेफेलाइटिस ऑफ वायरल origin and cannot be distinguished for confirmation. However, JE can be suspected as a cause of encephalitis as a febrile illness of variety severity associated with neurological symptoms.
और जेई के जो क्लिनिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो एन्सेफेलाइटिस के देखने को मिलते हैं और कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फॉर कॉन्फर्मेशन। लेकिन हम इनको अलग नहीं कर पाते हैं कि ये सिम्टम्स जो है वो जेई के ही हैं या फिर अदर जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उनके कारण ये सिम्टम्स देखने को तो नहीं मिल रहे कहीं। ओके, जैसे कि उसमें हेडेक, फीवर, मेनिंजियल सिम्टम्स, स्टूपर, डिसओरिएंटेशन, कोमा, ट्रेमर्स, पैरालिसिस, हाइपरटोनिया और लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये सारे जो सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं। अब लेबोरेटरी एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, तो इसमें करेंगे सेवरल लेबोरेटरी टेस्ट शुड बी डन फॉर द डिटेक्शन ऑफ जेई। जेई के डिटेक्शन के लिए हमें कुछ और भी जो लेबोरेटरी टेस्ट है वो करने चाहिए। क्या क्या? नंबर फर्स्ट, एंटीबॉडी डिटेक्शन करना चाहिए। तो हीमो एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट HI, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट CF, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे ELISA फॉर IgG पेयर्ड एंड IgM मैक एंटीबॉडीज टेस्ट शुड बी डन। अब एंटीबॉडी डिटेक्शन में कौन कौन से टेस्ट करने चाहिए या किए जाते हैं? हीमो एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, HI test, CF test, ELISA test for the detection of IgG and MAC test for the detection of IgM antibodies. ओके, ये याद रखना है, यहां से वो पूछ सकता है, याद रखना। नेक्स्ट, एंटीजन डिटेक्शन में हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं? RPHA, IFA एंड इम्यूनो पेरोक्सीडेज। ओके, जीनोम डिटेक्शन में RT-PCR करते हैं। कौन सा करते हैं? और किस किस के लिए हम RT-PCR करते हैं? कोई एक डिजीज का नाम बताओ जिसके लिए हम RT-PCR करते हैं। RT-PCR का पूरा नाम बताएगा कोई? रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रियल टाइम RT, रियल टाइम, P से पॉलीमरेज, C से चेन, R से रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड RT-PCR। क्लियर हुआ? RT-PCR, रियल टाइम, P फॉर पॉलीमरेज, C फॉर चेन, R फॉर रिएक्शन, real time polymerase chain reaction, that is called RT-PCR. Confirm? Okay, next, virus isolation done by the tissue culture and infant mice etc. और हम क्या कर सकते हैं, वायरस को आइसोलेट करने के लिए टिश्यू कल्चर वगैरह भी ले सकते हैं। ओके, due to limitations associated with various tests, IgM ELISA is the method of choice provided sample are collected 3 to 5 days after the infection। और ELISA में टेस्ट में जब IgM हम डिटेक्ट करते हैं उसके लिए हमें यह जरूरी है कि जो पेशेंट है उसको इन्फेक्ट हुए कितने दिन होने चाहिए, कितने दिन हो जाना चाहिए? 3 से 5 दिन बाद हम उसका सैंपल कलेक्ट करेंगे, फिर हम उसमें एलाइजा टेस्ट करेंगे और उसमें IgM एंटीबॉडी को डिटेक्ट करेंगे, इम्यूनोग्लोबिन्स को डिटेक्ट करेंगे। ओके, अब मुझे बताइए एलाइजा का पूरा नाम क्या था? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्या है? क्लियर हुआ इतना? चलिए अब हम देखते हैं प्राइमरी मैनेजमेंट एंड रेफरल। तो प्राइमरी मैनेजमेंट एंड रेफरल देखें, देयर इज नो स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिसिन और ट्रीटमेंट अवेलेबल अगेंस्ट जेई वायरस। हमारे पास जेई के अगेंस्ट कोई भी एंटीवायरल मेडिसिन नहीं है।
प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, वो क्या है? प्रिवेंशन, इससे बचाव। इसकी कोई भी एंटीवायरल मेडिसिन हमारे पास नहीं है जेई वायरस की, तो हम इससे सिर्फ क्या कर सकते हैं? बचाव करके रख सकते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए, इन केस ऑफ मैनेजमेंट सिम्टोमेटोलॉजिकली, तो क्या है, फीवर आ रहा है तो हम उसको क्या करेंगे? स्पंजिंग कराएंगे, पैरासीटामोल देंगे, मींस हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, याद रखना। फिर अगर उसमें कन्वर्जेंस आ रहे हैं तो एंटी कन्वर्जेंट्स देंगे, सीक्रेशंस आ रहे हैं तो सक्शन करेंगे, नील ओरली रखेंगे, उसे खाने पीने के लिए नहीं देंगे। पोजीशन ऑफ पेशेंट प्रोन विथ हेड वन साइड, ऑक्सीजन पॉसिबल, और उसका हेड एक साइड रखेंगे, मींस उसे साइड लाइन पोजीशन देंगे, और साथ में अगर जरूरत पड़ी तो हम उसे ऑक्सीजन देंगे। अब मुझे कोई इसमें ये चीज बताएगा, पहली चीज कि उसे साइड लाइन पोजीशन क्यों देंगे, दूसरी चीज उसे नील पर ओरली क्यों रखेंगे? क्या? साइडलाइन पोजीशन हम इसलिए देंगे कि वो एस्पिरेट ना करे, ठीक है? क्या हुआ त्यागी जी? हाँ, इसीलिए, और साथ में अगर जरूरत पड़े तो हम सक्शन करेंगे, कन्वर्जेंस आ रहे हैं तो एंटी कन्वर्जेंट देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है। और अब डेंजर साइन देख लीजिए। क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है, सुनिए, वो आपसे पूछेगा कि जो प्राइम जो आपका जो जेई है, जेई में जो प्राइमरी मैनेजमेंट है, उसमें हम क्या क्या करते हैं पेशेंट का, इन जो हम फॉलोइंग पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं, इनमें से कौन सा पॉइंट्स है जो जेई के प्राइमरी मैनेजमेंट में नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए, इन द कंडीशन ऑफ फीवर द पैरासीटामोल और स्पंजिंग शुड बी डन। ऑप्शन बी, एंटी कन्वल्जेंट्स medications should be done if the patient have convulsions. Option C, only liquid diet should be prescribed. Option D, the lateral position should be done. समझ में आ गया? हाँ, इस तरीके से वो क्वेश्चन आपको, हाँ, इस तरीके से वो क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है, ठीक। अब हम आगे देखते हैं कि डेंजर साइन क्या रहेंगे। लिथार्जिक रहेगा वो, unconsciousness, convulsions, other findings like paralysis, rashes and हेपेटोस्प्लिनोमेगाली। और अगर ये चीज आपको देखने को मिलती है साथ में, तो आप तुरंत उसे क्या कर दोगे? रेफरल कर दोगे। ओके, इतना क्लियर हुआ? ट्रीटमेंट में आप क्या क्या दे सकते हो? आईवी लाइन लगा सकते हो, उसको आरएल दे सकते हो, एनएस दे सकते हो। साथ में आप क्या, करेक्शन ऑफ ब्लड शुगर, आप उसका ब्लड शुगर चेक कर सकते हो बार बार, ठीक है। नेक्स्ट और क्या करेंगे हम इसके बाद? और देखिए, सक्शन कर सकते हैं, और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। साथ में आईवी ड्रग्स दे सकते हैं, एंटी कन्वर्जेंट्स देंगे, यूज ऑफ अम्बू बैग करेंगे, अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो हम जब तक अम्बू बैग कर सकते हैं उसे, कैथेटराइजेशन कर देंगे, मैनिटॉल देंगे, पैरासीटामोल देंगे अगर फीवर आ रहा है तो, इनपुट आउटपुट चार्ट को मेंटेन करके रखेंगे, उसके पूरे वाइटल साइंस है उनको मॉनिटर करेंगे फ्रीक्वेंटली, एवरी 1 आवर और हाफ एन आवर, ठीक। ये सारी चीजें हम उसके अंदर पेशेंट देंगे। अब चीजें आई है, यूज ऑफ मैनिटॉल एंड कैथेटराइजेशन, ये भी क्यों करेंगे बता दो जल्दी से मुझे। हाँ, हाँ, और
हाँ, वो क्या करेगा, मैनिटोल आपका जो प्रेशर है उसको कम करेगा, CSF का, ठीक है। नेक्स्ट, फर्दर डेंजर साइन, और क्या डेंजर साइन देखने को हमें मिल सकते हैं? शॉक में जा सकता है पेशेंट, हाइपोटेंशन हो सकता है मींस लो बीपी, फेबल थ्रेडी पल्स देखने को मिल सकती है, और वेंटिलेशन, पुअर रेस्पिरेटरी एफर्ट हुआ तो वेंटिलेशन भी लगाना पड़ सकता है, साइनोसिस देखने को मिल सकता है ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन। ओके, नेक्स्ट, रेफर इज डन टू टर्सरी हॉस्पिटल्स, इस टाइम पर हमें कहां पर रेफर करना है उसे? अब शांत रहना। अब मुझे त्यागी जी, गुप्ता, चलो गुप्ता जी बता सकते हैं, त्यागी जी शांत रहना। टर्सरी हॉस्पिटल्स जो हमने पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तो प्राइमरी सेकेंडरी तो पढ़े, टर्सरी में कौन कौन से हॉस्पिटल्स आएंगे, कोई बताएगा? एपेक्स हॉस्पिटल, एम्स, एम्स हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, ये किस में आते हैं? ओके, क्लियर। चलिए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? नेक्स्ट हमारा, जब हम कल क्लास पढ़ेंगे तो उसमें हम अपने डेंगू के बारे में बात करेंगे। क्लियर?